संगम व्यूअर्स, मैं आपका स्वागत अभिवादन। आज हम सब यहाँ पर जिस नाटक को देखने के लिए आए हैं, उस नाटक के संदर्भ में कुछ बात करें। उसके पहले उस महान विभूति की बात करें जिसने नाटक में अपना जीवन दिया। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लहरों में डूबते रहे दरिया नहीं मिला, उससे बिछड़ गए ऐसा साहब शिद्दत से आपको याद करें। आज जब हम इस नाटक को शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं तारिक खान साहब को तरह से अपनी तरफ पेश करता हूँ। 14 जनवरी 62 तारिक खान साहब इस दुनिया से वाकिफ हुए थे। पत्रकारिता आपके रगरग में थी और माया पत्रिका के एडिटर भी तारिक खान साहब थे। ये एनएन स्कूल इसके संस्थापक प्रयागराज में और कानपुर में दोनों तारिक खान साहब थे। तारिक खान साहब ने फारूक जुलूम फाउंडेशन की स्थापना की और ज़हीदा फाउंडेशन के संस्थापक भी थे। जो मलिन बस्तियाँ होती हैं, उन मलिन बस्तियों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों से भी एक गहरा लगाव था तारिक खान साहब का। जब हम नाटक की बात कर रहे हैं, तो बेहतर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स की स्थापना इन्हीं तारिक खान साहब ने की थी। 2011 में 100 से ज़्यादा नाटक खान साहब ने डायरेक्ट किए। 2025 में रामलीला प्रदर्शन की कमेटी में रामलीला के निर्देशक भी रहे। एक अद्भुत सहयोग है कि एक मुस्लिम जिसको आजकल फिरका परस्ती में बहुत ज़्यादा दाएं बाएं किया जाता है, वो रामलीला का निर्देशन कर रहा था। तो ऐसे तारिक खान को हम उस बड़ी शख्सियत जिसका काम हमेशा जिंदा रहेगा, वो जरूर सुपर्द खाक हो गए हों, मगर उनके काम को हम बराबर याद रखेंगे, याद करेंगे। और आज बहाना है ये भी इस नाटक के संदर्भ में जनता ने खास को याद रखें। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक सुबोध सिंह के निर्देशन में द डेरिंग पैनिस। इसके पहले कि नाटक का मंचन करें, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आज इस शहर के ही नहीं, इस देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ चित्रकार, वरिष्ठ कवि और वरिष्ठ साहित्यकार, जिनका आज मुख्य अतिथि हमें मिला है, श्री रविंद्र कुशवाहा जी। मैं चाहता हूँ कि संगम संस्था के सचिव श्री सुबोध सिंह जी रविंद्र कुशवाहा जी का सम्मान करें, उनको पुष्पगुच्छ दें और उनसे अनुरोध करें कि वो दीप प्रज्वलन का हमें वरदान दें, हमें सहयोग करें। श्री सुबोध सिंह जी पेश करेंगे। हमारे रविंद्र कुशवाहा जी मंच की ओर अग्रसर होते हुए, और ये एक बहुत अच्छा सहयोग है कि नाटक, चित्र, रंग, इन सब का समन्वय जब हुआ, तो रविंद्र कुशवाहा जैसे एक व्यक्तित्व का जन्म हुआ। शब्दों से उतनी ही उनको विरासत में जरूरी है, उनके पिताजी भी कवि थे, और रंगों से उन्होंने जो खेल शुरू किया वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
से पुरस्कृत रहे रविंद्र कुशवाहा जी। सुरभि, राजीव तुम्हारे गम बांटने नहीं, अरे तुम्हारे गमों का विज्ञापन पूरे शहर में बांटने आता है तुम्हारे पास। अरे तुमसे थोड़ी सी हमदर्दी, थोड़ी सी सिंपैथी जताकर तुम्हें बहका रहा, अरे फांस रहा है वो तुम्हें अपने जाल में। Bravo, my beloved husband, bravo. What a wonderful remark for your beloved wife. Mr. Amba, it's enough. मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अरे राजीव मेरा एक अच्छा दोस्त है। अगर उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताकर मुझे खुशी महसूस होती है तो उसमें गलती क्या है? मुझे पूरा अधिकार है कि मैं राजीव के साथ। I will not tolerate any uses for the sake of your so-called happiness. You are tarnishing the image of this beautiful home for that stupid Rajiv Kapoor. सुरभि, सुरभि, मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? तुमने मुझे लिया ही क्या है? सिर्फ लानत, मलामत, एक पल को भी चैन नहीं, आराम नहीं। आराम, सुख, चैन तो ख्वाब की बातें हो गई हमारी जिंदगी में। तुम जिसके बदले मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया से बेखबर हो गया मैं सुरभि। क्या मिला अंत में मुझे? तुम भी तो वो ना रही। मैं वो ना रही या तुम वो ना रही जो करनी थे, जिसे मैंने हर आंधी, हर तूफान का सहारा समझा, जो मुझे हर सैलाब का साहिल लगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक झूठ था, एक गहरा काला झूठ, जिस पर कल तक एक खूबसूरत पर्दा था, उठ गया आज वो पर्दा। तुम कभी अपनी सुरभि पर खुद से ज्यादा विश्वास करते, जो उसकी छोटी सी छोटी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे, आज एक बदनुमा दाग बनकर जिंदगी पर आ लगे हो। अगर मैं एक बदनुमा दाग हूं तो क्यों लगा फिरती इस अपना दाग में तुम? फोड़ दो ये सिंदूर, तोड़ दो ये चूड़ियां, मैं चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से। ये मांग का सिंदूर, तुम्हें लगता है मेरे लिए इसकी बहुत अहमियत है? अरे इसके कोई मायने नहीं है। तो लाओ फिर मैं पोंछ देता हूं। क्या कैसे आगे मैं रोज यहाँ आके अटक जाता हूँ। ओहो अम्बर, परसों शोर, अभी तक तुम्हें सीन ढंग से याद भी नहीं। लास्ट मिनट देखो, लाओ फिर से मैं पोंछ देता हूँ। ये कहते हुए तुम्हें सुरभि के माथे का सिंदूर पोंछना था, फिर सुरभि को रिएक्ट करना था। आनंद ऐसा ना करे कि इस सीन को थोड़ा चेंज कर दे और सुरभि के माथे का सिंदूर ना पोंछकर। देखो, उसमें जो लिखा है वैसे ही करो। चलो वैसे ही बोलो। प्लीज यार आनंद, अच्छा आज छोड़ दो, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है इस सीन में, मैं रैश क्यों नहीं हो पाता हूँ। पर देखना यार, मैं शो में इतना अच्छा करूंगा कि तुम देखते रह जाओगे। पता नहीं शो वाले दिन तुम क्या ही करोगे। वैसे भी तुम मेरा रिहर्सल में मूड ऑफ कर ही देते हो। पता चला उस दिन भी तुम। ऐसा मत बोलो आप। मुझे पता है शो में अंबर बहुत अच्छा था, वो शो में रिहर्सल में हमेशा अच्छा था। मैं कह रही हूँ आज छोड़ दो, कल कर लेगा। बस यही तो है अंबर का प्लस पॉइंट। न जाने क्यों ये लड़कियां इस पे इतना भरोसा करती हैं। क्यों ना हो अंबर पर इतना भरोसा? आज तक मैंने इनके जितने भी प्ले देखे हैं सब में एक्टिंग को एक नया आयाम दिया है इन्होंने, तो फिर हाथ क्यों नहीं? हाँ दीदी, तुम लड़कियों के अमिताभ बच्चन यही तो है। अगर ये रंगमंच छोड़ दे तो रंगमंच बेचारी विधवा हो जाए। देखो प्रवीण, एक्टर अच्छा वही होता है जिसका व्यक्तित्व अच्छा। आखिर अच्छी व्यक्तित्व का असर किरदार पे भी तो पड़ता है। बस बहुत हो गई सिद्धांत और प्रिंसिपल की बातें। सर हम लोग आगे के सीन शुरू करें। क्या आप शुरू करोगे आगे की सीन? कृष्णा आई अभी? तानी लड़कियों को क्या ही हो गया। डेडिकेशन डिवोशन तो है नहीं, और अभी आएंगी मैडम और कहने लगेंगी। सॉरी सर, वो मैं आज भी लेट हो गई। बस
कहानी नहीं। आपका डायलॉग दो। बोलो, हॉस्पिटल क्यों देर से? वो रिहर्सल में देर हो गई आज। अच्छा, रिहर्सल में देर हो गई अंबर के साथ कहीं? देखो सामर, तुम उस पर चाहे जितना भी कीचड़ उछा दो, पर अंबर को एक शब्द भी नहीं। क्यों? अंबर को कुछ क्यों नहीं कहूँ? वैसे तुम्हारे कुछ सामर, अरे कुछ तो शर्म करो। उनके पैसों पर ऐश करते हो और उसे ही शर्म? कितनी अजीब बात है ना। तुम कृष्णा तालुकदार अपने खानदान की मान मर्यादा सब छोड़कर जिस आदमी के साथ रहना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारा नहीं, फिर भी दिन रात उनके ख्यालों में खोए रहते हो, तब तुम्हें इस बात की कोई शर्म नहीं है ना। पर हाँ, मैं तुम्हारा अपना भाई सामर्थ तालुकदार अगर ये सब जानते हुए तुम्हारे अपने अंबर से इसके बदले कुछ पैसे मांग लेते हो, तुम उसको शर्म करनी चाहिए। क्यों? मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं तुम्हें? अगर अंबर मेरी नजर में क्या है, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? वाह वाह, क्या सीन है। बस करो, अपने नाटक निकालो 1000 रुपए। मेरे पास नहीं तुम्हारे रोज फरमाइश के लिए पैसे। माँ बाप ने न जाने क्या सोच कर तुम्हारा नाम सामर्थ रखा था। तुमने तो जरा भी मेरा सामर्थ है। हाँ, चुपचाप पैसे दे दे, नहीं तो ऐसा अपना सामर्थ दिखाऊंगा दोबारा कुछ देके लायक नहीं बचेगी, समझे? बैग छोड़ो मेरा। मैंने कहा ना पैसे दे। बैग छोड़ो मेरा। पैसे नहीं मानेगी ना? नहीं मानेगी ना? पैसे दे। मैंने कहा पैसे दे। हाथ छोड़ो मेरा। पैसे दे, कहा ना पैसे दे। मुझे जितना मारना है मार लो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। नहीं देगी पैसे, मुझे मारती है? हाँ, मुझे मारेगी? क्या बात है समझ? मम्मी, आज फिर तुम अपनी मर्दानगी से शायद लड़की में दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक हो? अरे क्यों तंग करते रहते हो इसे भाई? क्यों नहीं जीने देते इसे अपनी जिंदगी? मर्द हो जाओ, कोई काम धंधा करो। सामर्थ तालुकदार और काम धंधा कितना ही मिलेगा किसी भी नौकरी में? 20,000, 30,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000। उतना तो मैं ऑनलाइन गेम खेल के एक दिन में कमा लूंगा। ये देखिए, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, अरे इसमें से एक भी लग गए तो मैं लखपति का करोड़पति, फिर सामर्थ तालुकदार पूरे शहर का करोड़पति। देखा तुमने अमर, इसकी जरूरत है। अरे किस फैंटेसी में जी रहे हो सामर्थ? ये गेम जिसने ना जाने कितने घर बर्बाद कर दिए। बस एक बार लखपति बनने की चाह से ना जाने कितने बच्चे रोज भूखे सो जाते हैं, सिर्फ अपने बाप के इस गेम के जुनून में। रोज एक बीवी बिकती है और उसको बेचता है उसका अपना शौहर, सिर्फ एक ही झटके में अमीर बनने के नशे में। मैं नहीं दूंगी तुम्हें भी दीवानी के लिए पैसे। चलो अच्छा, तुम्हारी बात मान, बस कल से लौटी कहना एकदम बंद। लेकिन मेरी प्यारी बहना, आज कुछ पैसे दे दो, कल समझ देना। मेरे पास नहीं है पैसे। अरे दे दो, मैं देगी कुछ पैसे। कह थोड़ा होगा, कल से नहीं मानूंगा, वादा करता हूँ। वादा? ना जाने कितनी बार ऐसे वादे कर चुके हो तुम। नहीं, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखा ना तुमने अंबर, आज तो तुम्हारे सामने वादा किया ना, पर अरे दे दो ना कृष्णा, क्या तुम भी बच्चों के जैसे जिद करती हो? अरे नहीं, इसकी बातों पर मत जाओ। इसके अंदर खुददारी तो बिल्कुल है ही नहीं। ये पैसे मांग के नशे करता है। अच्छा छोड़ो, आज मैं ही दे देता हूँ तुम्हारी जरूरत पड़ने भैया। पर। लेकिन देखो, आज के बाद नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ अंबर, आज फिर तुम इसे पैसे? नहीं अंबर भैया, बिल्कुल नहीं। अरे कल से मैं नहीं मांगूंगा, मेरी तौबा। केवल आज दे दो बस। शर्म नहीं आती? गैर के सामने हाथ फैलाते तुम्हारे हाथ टूट क्यों नहीं जाते? लो, अरे उसमें शर्म किस बात की? अंबर भैया कोई गैर थोड़ी ना है, वो तो हमारे अपने हैं, है ना अंबर भैया? हाँ ठीक है, छोड़ो। तो पैसे, हाँ बोलो, कितना दो? बस 1000 रुपए। मत दो, पहले तुम मत दो। कृष्णा, अरे एक सेकंड। देखो, आज तो मैं दे दे रहा हूँ, लेकिन कल से कोई काम धंधा सच्चे दिल से ढूंढना शुरू कर देना। तो बढ़िया कोई मेहनत कर। सामर्थ तालुकदार और मेहनत मजदूरी। देखना, जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो तुम सब मेरे आगे पीछे घूमोगे, मेरी चाकरी करोगे। हाँ? एक बार टिप्स भेज जाए बस,
फिर पूरे शहर का एक ही करोड़पति होगा, वो होगा सामंत तालुकदार। नौकरी और मैं करोड़पति सेठ। देखा देखा तुमने अंबर, मेरा भाई मेरा दुश्मन बन गया है। मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे ये अपनी अय्याशी में उड़ा रहा है। जरा भी खुददारी नहीं इसमें। आज इसने फिर तुमसे पैसे नहीं लिए। अरे भीख मांग रहे, भीख ही मेरा भाई। और तुमने भी मेरे नाम की भीख दे दी उसे। क्यों? आखिर क्यों? मेरे स्वाभिमान को ठेस लगाते हो तुम भी। क्यों? बोलो बोलो क्यों? मुझे अरे कृष्णा, इतना देखो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। अच्छा दे दिया जाने तो ठीक है। अच्छा छोड़ो। अरे अच्छा ये पैसे तुम मुझे कल लौटा देना, तुम भी उधार रहे, ठीक है? इतना नहीं रोना है कृष्णा, इतना क्यों रो रही है कृष्णा? कृष्णा कृष्णा यार देखो ना, कृष्णा इतना क्यों रो रही है? कृष्णा बस बस, चलो आगे के डायलॉग सुनो। चलो आगे के डायलॉग सुनो। अरे यार फिर रोई चली जा रही है लड़की। सुरभि से उसको देखना क्या हो गया? क्या हुआ कृष्णा, क्यों रो रही हो? कृष्णा चुप हो जाओ कृष्णा। अरे बस वो क्यों रही हो? कृष्णा बोलो कृष्णा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हो गया भाई, क्यों इतना रोए चली जा रही हो? क्यों लिखते हो ऐसे सीन प्रवीण तुम? आखिर तुमको क्या हक है दूसरों की जिंदगियों में इस तरह झांकने का? क्या हम तुम्हारे लिए सिर्फ किसी कहानी की प्लॉट कर रहे हैं? मैं एक लेखक हूँ ना, तो मेरे तो चारों ओर कहानियां ही कहानियां हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि बिना किसी सच्ची घटना के दर्शक अपने आप को कहानी से जोड़ नहीं पाता। जब कहानी सच्ची होती है तो दर्शक अपने आप को उससे जुड़ाव रखता है और ये महसूस करता है कि ये घटना कितनी सच्ची है। उनके करीब ऐसी कोई घटना घटी नहीं ना? तुमने कभी क्या ये भी महसूस किया कि किसी भी सच्ची घटना की याद अगर उस व्यक्ति को आएगी तो उस आर्टिस्ट के दिल पर क्या गुजरेगी? अरे इसीलिए मैंने तुम्हें इस रोल को करने के लिए आनंद से सिफारिश की थी, ताकि हॉल में बैठा हुआ दर्शक तुमको अपने आप से एकदम से जोड़ ले। और शो के बाद जब तुम्हारी तारीख हो, अगले दिन अखबारों में निकले ग्रेट एक्टिंग बाय कृष्णा तालुकदार, तो मुझे मतलब हम सबको कितना अच्छा लगेगा, है ना? ये तो बहुत गलत बात है प्रवीण। किसी भी घटना को लिखते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको प्ले करने वाले आर्टिस्ट की किसी भी व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। कृष्णा के दिल को ठेस पहुंची हो और चाहे न पहुंची हो, जितना तुम्हारे दिल में पहुंच रही है, तो हाँ भाई पहुंचे क्यों ना, तुम तो उसके इनफ इज इनफ। होल्ड योर टंग मिस्टर प्रवीण थकाजे, से आगे एक शब्द नहीं। अरे कृष्णा मेरे लिए सिर्फ एक को आर्टिस्ट है बस, पर उसके दिल, उसके जज्बात की बात करने वाले तुम। यार कृष्णा तुम्हारे लिए सिर्फ एक को आर्टिस्ट है और कुछ नहीं। तो वो देर रात तक सीन डिस्कस करने के बाद शराब की बात और भी क्यों हो रहा है? अमर प्लीज अमर, इस बात के लिए मतलब करते। लेकिन प्रवीण सच में तुमने एक लड़की का दिल दुखाया है। हमें नहीं पता था कि तुम स्क्रिप्ट लिखने के बहाने हम सबकी निजी जिंदगी में इस तरह झांकते रहते। हाँ भाई, एक लड़की के दिल और जज्बात की बात एक लड़की नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? अब वैसे भी जब दोनों का हमदर्द एक ही व्यक्ति अंबर हो, तो एक लेखक एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा दूरदृष्टि रखता है। अरे उसको तो वहां तक पता है कि अंबर के दिल में तुम्हारे लिए भी जो नारायणपुर श्रेष्ठ को कैसे जानते? माय गॉड, अंबर नारायणपुर श्रेष्ठ हमारे साथ विगत 10 वर्षों से रंगमंच में काम कर रहा है। क्या अंबर का सुरभि को मारना एक दुर्घटना थी? नहीं, वो दुर्घटना नहीं थी माय गॉड, जानबूझकर की गई सोची समझी साजिश थी। दरअसल लड़कियां अंबर की कमजोरी है। अंबर के स्टाइल, उसके मनमोहक अदाओं पे लड़कियां बहुत जल्दी फिदा हो जाती, पर सुरभि पर उसकी एक न चली। उस दिन रिहर्सल के बाद जब आनंद और सुरभि को एक साथ अंबर ने देखा और आनंद ने अपनी शादी की बात अंबर से बताई, तो अंदर ही अंदर अंबर जल गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया वो, और मन ही मन उसने फैसला कर लिया कि सुरभि उसकी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती। बस फिर क्या, शो के दौरान जानबूझकर सीन को लंबा किया
और इम्प्रोवाइज करने के बहाने बड़ी बेरहमी से सुरभि का गला घोट कर उसका खून कर दिया माय लॉर्ड। उस दिन अंबर मुझ पर चिल्लाया जरूर था, पर मेरी दूर दृष्टि को वो समझ नहीं पाया था। तब तो अंबर का जिगरी दोस्त था आनंद, जो आनंद और सुरभि की शादी करवा रहा था। बेचारा आनंद। मैं अदिति सान्याल ये शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं, अंबर, आनंद, सुरभि और कृष्णा एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोगों ने रंगमंच पर लगभग साथ काम करना शुरू किया। मुलजिम अंबर नारायण एक निहायत शरीफ और सीधा साधा इंसान है। हाँ, वो पैसे वाले घराने से ताल्लुक तो जरूर रखता है, लेकिन पैसा उसके सिर चढ़कर कभी नहीं बोला, बल्कि वो तो खुद दूसरों की मदद करता था। बस उसकी यही बात थिएटर के कुछ लोगों के लिए दिल का कांटा थी। इस दुनिया में जहाँ सब अपनी अपनी गमों से बेजार हैं, वहाँ कोई तो अंबर है जो सबके गमों को बांटता है। लेकिन ये दुनिया ऐसे अंबर से ठंडक और सुकून तो ले लेती है और छोड़ देती है उसे पेट की तपती दोपहरी में जलने के लिए, और बंद कर लेती है अपनी खिड़की और दरवाजे। My lord, अगर अंबर नारायण को सुरभि से लगाव होता तो वो शो के दिन उन दोनों की शादी क्यों करवाता? और वो शादी जिसके लिए आनंद चाहकर भी नानुकुर करता रहा। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? वो शादी भी करना चाहता था और सुरभि को चाहता भी था। ऐसा क्या कारण सकता है कि वो सच कह रहा है? क्योंकि आनंद एक खुददार और स्वाभिमानी इंसान था। वो सुरभि से शादी तो करना चाहता था, लेकिन एक स्टेटस और रुतबे को लेकर। वो उन दिनों बेरोजगार था, थिएटर उसका शौक था, पेशा नहीं। सुरभि बैंक की एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर थी। वो तो आनंद से उस हाल में भी शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि घर में पैसा चाहे पुरुष लाए या स्त्री, घर तो चल ही जाएगा, वो तो कमा ही रही है। लेकिन आनंद को उसकी ये दलील बिल्कुल नहीं भाई। ऐसे दोराही पर आकर अगर अंबर ने आनंद की मदद ना की होती और उसे अपनी ही फैक्ट्री में इंजीनियर की पोस्ट न ऑफर की होती, तो ये शादी शायद ना होती। सुरभि की मौत सिर्फ एक हादसा थी। मुलजिम अंबर नारायण बेकसूर है, मासूम है। आनंद, अंबर, आज दिन का साथ था मिलोड। मुझे नहीं पता था कि बाहर से सीधे साधे दिखने वाले राम के दिल में इतना बड़ा रावण छुपा बैठा होगा। उसके बेबाक स्वभाव ने मुझे तो क्या, सुरभि को भी कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि उसके दिल में क्या है। उस दिन रिहर्सल खत्म होने के बाद जब हम, यानी मैं और सुरभि आपस में बातें कर रहे थे, आनंद कहाँ हो तुम? यहाँ आओ ना प्लीज। हाँ बस एक मिनट आया। हाँ सुरभि बोलो। ये सब कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक हम लोगों के बीच केवल एक चर्चा का विषय बनकर रहेंगे? आखिर कब तक? सुरभि मैंने शादी से मना तो नहीं किया ना, बस मुझे एक बार अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो, फिर हम। इंतजार की भी सीमा होती है आनंद। अरे लोगों की बातें सुन कर तंग आ गई हूं मैं। तुम क्यों नहीं समझते? आखिरकार मैं भी कोई लड़की हूं, किस किस की जुबान पर ताला लगाऊंगी? तुम स्टाइलिश नहीं हो तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना।
तुम चाहती हो कि आनंद बीवी की कमाई पर मौत उड़ाए। नहीं सुरभि नहीं, तुमने अपने आनंद को समझने में बड़ी भूल कर दी। ऐसा नहीं है आनंद, मुझे तुम्हारा यही स्वाभिमान तो प्यारा है, लेकिन जहाँ एक तरफ मैं तुम्हारे सिद्धांतों की कायल हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरी अपनी भी तो मान मर्यादा है। लोग ना जाने कैसी कैसी नजर से देखने लगे हैं। अरे कहाँ भाई, किसकी नजर से तुम्हें शिकायत हो गई, मेरी या फिर आनंद की? अरे बंबर, इनको मेरी और तुम्हारी नहीं, आप सुरभि को दुनिया की नजरों की ज्यादा परवाह हो गई। खैर छोड़ो, तुम वापस कैसे आए? नहीं, तुमने हम दोनों की बात। ऐसा कुछ नहीं है, बस यही एक काम बचा है क्या मेरे पास। अरे वो मैं कार के पास गया तो मुझे याद है मेरी कार की चाबी यहाँ पे छूट गई यार। हाँ देखो, ये थैंक यू सुरभि, नाउ लीविंग, यू गाइस विल कंटिन्यू। अरे प्लीज अंबर, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी साथ लेके चलो। सुरभि फिर से। हाँ, बात फिर से अधूरी छोड़कर चले। वैसे भी तुमसे कोई भी बात सीरियसली करना बेवकूफी है। मैं तो वैसे भी पागल हूँ। अब अंबर, इनको तुम ही समझाओ, मैं तुम्हें समझा कर थक गई। अरे पर खुल के बताओ ना कि पूरी बात क्या है, तब तो मैं समझूं तुम दोनों का गियर कहाँ क्या कर गया है। अब अंबर, तुम्हें तो पता है मैं और सुरभि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, पर करेंगे नहीं, और करेंगे भी तो शायद तब जब मैं पूरी तरह से बदनाम हूँ। अरे फिर वही बात। अब देखो अंबर, इनको शादी करने की जल्दी पड़ी, इनको अपनी चिंता है, पर इनको मेरी चिंता तो है। अरे कल तो दुनिया क्या कहेगी कि आनंद बीवी की कमाई खा रहा है। अरे मेरा आत्मसम्मान, मेरा मान सम्मान सब बेचो और चुपकर बैठ जाओ बीवी के पल्लू में और सारा जिंदगी यूं ही गुजार दो। बोलो, क्या जी पाऊंगा मैं ऐसी जिंदगी? क्यों? जब एक स्त्री एक पुरुष की साए में अपना पूरा जीवन बिता सकती है, तो फिर एक पुरुष क्यों नहीं सुरभि नहीं, ये गलत है। देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनको जरा सी सहूलियत मिल जाती है तो बस आराम ही आराम, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने आराम की क्या कीमत चुका रहे हैं। फिर सो जाते हैं ऐसे लोगों के जज्बात, एहसास, मर जाती है ऐसे लोगों की खुददारी। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी नींव खुद रखते हैं, अपने मजबूत इरादों से अपने सपनों का ताजमहल खुद बनाते हैं। ये आला दर्जे के खुददार इंसान होते हैं और ये नित नए क्रिएशन पर विश्वास रखते हैं। अगर ऐसे लोगों को किसी दायरे, किसी कैद में रखा जाए तो इनका जिस्म तो शायद जिंदा रह जाता है, पर इनकी रूह वो इनसे हमेशा हमेशा के लिए छीन जाती है और रह जाती है बस मुजस्समे खुद। आनंद ऐसे ही लोगों की श्रेणी में आता है। अब तुम बताओ सुरभि, तुम्हें क्या चाहिए? ये क्रिएटिव आनंद या फिर वो बात नहीं है अमर, पर वो फिर वही ढाक की तीन बात, शादी शादी शादी। अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी? एक सेकंड आनंद, तुम्हारी समस्या का समाधान शायद मेरे दिमाग में आ रहा है। ये बताओ, तुमने इंजीनियरिंग की है ना? हाँ, फर्स्ट क्लास इन मैकेनिकल। हाँ तो बस ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की, कल से तुम मेरा फैक्ट्री आ जाओ। क्या सच में? नहीं आनंद, अंबर, आनंद को इज्जत की नौकरी चाहिए, भीख की नहीं। और तुम उस पर तरस खा रहे हो। अरे मैं उस पर तरस थोड़ी खा रहा हूँ सुरभि। देखो, इधर 4-6 हफ्तों से मेरे फैक्ट्री में एक इंजीनियर की पोस्ट खाली है। अब चूंकि आनंद पोस्ट की सारी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है, इसलिए मैं इसे सीवी के साथ अपने फैक्ट्री बुला रहा हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? देखो, एक आइडिया है कि तुम मुझे शुक्रिया अदा कर सकते हो। हाँ बोलो ना, बोलो भाई, कैसे? शादी करके। क्या? अरे वाह। हाँ देखो, परसों हमारा शो है और मैं चाहता हूँ कि ये शो मिस्टर और मिस आनंद का पहला सक्सेसफुल शो बने। पर ये सब इतना जल्दी कैसे होगा? अरे अभी तक तुम्हें शादी ना होने की शिकायत थी, अब जल्दी होने की घबराहट होने लगी। वो बात नहीं है अंबर, पर वो देखो कुछ नहीं, परसों हमारा शो है और सुबह 10 बजे हम तीनों लोग रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे और वहां मेरी गवाही में तुम दोनों की शादी होगी और फिर होगा शो के बाद डबल जश्न।
मिलोड, मुझे नहीं मालूम था कि अंबर के इस एहसान के बदले में मुझे मेरी सुरभि की लाश मिलेगी, वो भी अंबर का कफन पहने हुए। मुझसे मेरी सुरभि छीन ली गई मिलोड, मेरी सुरभि, मेरी रूह, और उसे जीना है इस एहसान फरामोश दोस्त के देश में छुपे दुश्मन मेरे अपने अंबर ने। आखिर मेरी सुरभि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मेरी मासूम से सुरभि ने? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है अदालत के सामने कि आपने अंबर ने ऐसा किया क्यों? लॉर्ड, प्रवीण शायद ठीक कहता था। अंबर सुरभि को चाहता था और उसे डर था कहीं उसकी चाहत सुरभि ठुकरा न दे। उसे डर था कि कहीं ये सच्चाई पे नकाब न हो जाए। वो अक्सर रिहर्सल में सीन बदलने की जिद किया करता रहता था। मुझे याद आ रहा है मिलोड, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं तो उसकी दोस्ती और उसके एहसान के नशे में चूर था, अंधा हो गया था मिलोड। मैं नहीं पढ़ पाया था उसकी वो स्वार्थी आंखें, मैं नहीं समझ पाया था उसकी वो मनमोहक मुस्कान और हंसी का अर्थ। प्रवीण शायद ठीक कहता है, सुरभि उसकी तरह तिशरा और अदिति की तरह जाल में नहीं फंस पाई और जल गया भीतर ही भीतर अंबर। और उसी दिन उसने ये निश्चय किया, अगर सुरभि उसकी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती। और उसने शो वाले दिन जानबूझकर सीन को लंबा खींचा और इम्प्रोवाइज करने के बाद उसने सुरभि का गला घोट कर उसको मार दिया। उसने सुरभि का गला घोट कर उसको मार दिया। गला घोट अंबर It was a cold-blooded murder, मिलोड। एक सोची समझी साजिश। मिलोड, अंबर को यहाँ बुलाया जाए और उससे ये पूछा जाए कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे इस चीज की सख्त से सख्त सजा दी जाए। जज साहब, सुरभि के हमारे बीच ना रहने का दुख हम सबको है, पर मेरा दुख बाकी सभी लोगों से कहीं ज्यादा है क्योंकि उसी दिन सुबह मैंने सुरभि की शादी आनंद से कराई थी और मैं एक अनोखा गिफ्ट देने वाला था दोनों को। डबल पार्टी का आयोजन करने वाला था, पर मुझे क्या पता था मिलोड कि मेरे ही हाथों से जिन हाथों से मैंने उसे आशीर्वाद दिया, जिन्हें उठाकर मैंने उसे सुखी और दीर्घ वैवाहिक जीवन जीने की कामना की थी, उन्हीं हाथों से उन्हीं 24 घंटे के भीतर नहीं मिलोड, नहीं मिलोड, सुरभि के मेरे हाथों में दम तोड़ना तुझे हादसा था मिलोड,
सिर्फ एक हादसा था मिलोड, सिर्फ एक हादसा था। मैं अंबर नारायण कुलश्रेष्ठ 4 फैक्ट्रियों का मालिक हूं। पैसे रुपए की मेरे पास कोई कमी नहीं है, और आप तो जानते हैं कि इस दुनिया में जिसके पास भी रुपया हो, पैसा हो, वो इस दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता है, और न जाने ऐसी कितनी सुर्खियों को वो। पर नहीं मिलोड, मैंने तो ऐसा कभी चाहा ही नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मिलोड। मुझे थिएटर करना बहुत पसंद है। थिएटर एक अच्छे परिवार के जैसे होता है, जहां सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मैंने अगर समय आने पर तृष्णा की मदद की है, तो वक्त पड़ने पर सामर्थ को सहारा भी दिया है। और अगर उस दिन मैंने आनंद को अपने फैक्ट्री में नौकरी ना दी होती, तो भला कैसे हो पाती है शादी? हाँ, आनंद, मेरा अच्छा दोस्त आनंद आज अपने होशो हवास में नहीं है, क्योंकि सुरभि की मौत ने उसे दीवाना बना दिया है। उसे ये नहीं दिख रहा कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन। और अदालत का ऐसे दीवाने दिमाग पर भरोसा करना खुद किसी दीवानगी से कम नहीं है मिलोड। पर प्रवीण ठकारिया ने तो अपने बयान में, रही प्रवीण ठकारिया के बयान की बात, तो उसको थिएटर में लाने वाला मैं ही तो था। अरे मैं ही था जिसने सबसे पहले उसके अंदर के लेखक को पहचाना था। और थिएटर में आने के बाद यहां की रंगीनियों में उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। पर उसका दुर्भाग्य, वो जितना लड़कियों के पीछे जाता बात करने के लिए, लड़कियां उससे उतना ही दूर भागती, उसका पीठ पीछे मजाक बनाती थी। फिर चाहे वो तृष्णा रही हो, अदिति, या फिर सुरभि। प्रवीण को लड़कियों का मुझसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो क्या करे, मजबूर था। पर उसकी इसी मजबूरी ने उसे इतना मजबूर किया कि उसने इस नई कहानी को जन्म दिया ताकि वो मुझसे बदला ले सके मिलोड, बदला। मुझे अंबर नारायण कुलश्रेष्ठ के बयान में सुरभि मर्डर केस को एक नया मोड़ देती। This case needs a special priorities from concerned person once again. Till then, the court is adjourned for the day. कोर्ट अगली कार्रवाई तक मुलतवी की जाती है। वाह, क्या बयान दिया है तुमने, मजा आ गया, सब उल्लू बना दिया तुमने। क्या? अरे मैं क्यों उल्लू बनाने लगा? मैंने तो सच तो वही कहा। अच्छा, क्या वाकई तुम सच बोले? हाँ, नहीं, मैंने नहीं किया। क्या तुमने सुरभि का खून नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। अरे मैं क्यों करूंगा सुरभि का खून? सुरभि के बिना मैं तो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अरे जुबान को नहीं मिल रही तुम्हारे चेहरे का। अरे सच तो ये है कि जब सुरभि तुम्हें नहीं मिली, तो तुमने उसका बड़ी सफाई से खून कर दिया, क्योंकि तुम सुरभि को चाहते थे। नहीं, मैं सुरभि को नहीं चाहता था। मैं तो उसकी सिर्फ मदद करना चाहता था। मैंने तो कृष्णा की भी मदद की थी, और मैं तो सबकी मदद करता रहता हूँ ना। हाँ, तुम सबकी मदद करते थे, या मदद के बहाने सबको अपने शीशे में उतारना चाहते थे। और जब कृष्णा या अदिति की तरह सुरभि तुम्हें चाहने पर भी नहीं मिली। नहीं, ये गलत है। मैं सुरभि को नहीं चाहता था। मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता था, बस। सच? क्या वाकई? हाँ, मैं उसे खुश देखना चाहता था, बस। तुम झूठ बोलते हो। नहीं, अरे नहीं, सुरभि को मेरे हाथों में दम तोड़ने से मैं हादसा था। हादसा नहीं, सोची समझी हत्या की। नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा, तुम दूसरों की नजरों से छिपकर उसे
देखना, बहाने बहाने से उसको फूल पहुंचाना, यहाँ तक कि सिर्फ सुरभि के लिए आनंद को अपनी फैक्ट्री में नौकरी देना। क्या था ये? सच तो ये है कि तुम सुरभि को चाहते थे, पर सुरभि जब तुम्हें नहीं मिली तो बड़ी बेरहमी से उसका गला घोंटकर तुमने सुरभि का खून कर दिया। तुम एक खूनी हो। मैंने ही सुरभि का खून किया, मैंने ही अपनी सुरभि का खून किया। मैंने एक दोस्त के पीठ पे खंजर भोंका, मैंने ही अपनी सुरभि का खून किया। अपने सपनों की सुरभि का। साहब, उस दिन अचानक मेरे सपनों की ताबीर सुरभि हकीकत में मेरे आंखों के सामने आ गई और मुझे सच में ऐसा लगने लगा जैसे वो मेरी है और वो किसी गैर का नाम ले रही थी, बार बार उसे अपना बता रही थी। और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाया मिलान, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने उसका क्या तुमने सुरभि का खून किया? लेकिन तुमने तो पूरी उसकी शादी अपने दोस्त आनंद से कराई थी और इस समय पर वो मेरा कॉन्शियस दिमाग था जिस पर मेरा काबू था। मैं जानता था कि इस जन्म में सुरभि मेरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आनंद को दिलो जान से चाहती थी, उससे प्यार करती थी। पर जब भी वो मुझे देख के मुस्कुराती, उसे हंस हंस के बात करती थी, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। और मैं धीरे धीरे एक फैंटेसी में जीने लगा मिलान, इस दुनिया में हर इंसान के मन में कुछ दबी हुई इच्छाएं होती है। हर कोई किसी न किसी फैंटेसी में जीता है। बोलो, जीता है कि नहीं? Mr. Rambal, please try to entire the confusing notes of your statement very clearly. मिलान, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी फैंटेसी में जीता है। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ये ना होता तो वैसा हो जाता। और फिर उसके सामने आता है उसका अपना आज, और निकल आता है फिर उस फैंटेसी से बाहर वो आदमी। और जब कोई उस फैंटेसी को अपना प्यार करने लगता है, उस फैंटेसी को अपना बना लेता है, तभी कोई बनता है मेरे जैसा कोई अमर नारायण कुलश्रेष्ठ। मैं उस फैंटेसी की जाल में उलझता चला गया, उस फैंटेसी में जहां सुरभि मेरी थी, सिर्फ मेरी, और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था मिलान, कुछ भी। उस दिन जब सुरभि ने अपनी आनंद से शादी की बात मुझसे कही तो मेरे
सबकॉन्शियस दिमाग ने तो उसकी खुशी खुशी स्वीकृति दे दी थी मिलॉर्ड, पर मेरे दिल में न जाने कैसे उलझन पैदा कर दी मिलॉर्ड। मैं बेचैन ही होता भीतर ही भीतर। और जब शो के उस सीन में जहां वो बार बार मुझे अपना पति कहती है, तभी 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 मिलॉर्ड, तभी मेरे सबकॉन्शियस दिमाग ने मेरे कॉन्शियस दिमाग पर कब्जा कर लिया। और मुझे सच में ऐसा लगने लगा जैसे सुरभि मेरी पत्नी है और मैं उसका पति। और राजीव 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 नाम के आनंद हो गया। और फिर शो के उस सीन में सुरभि सुरभि तुम राजीव कपूर को नहीं जानते। अरे मैं जानता हूं उसे बहुत अच्छी तरह से। वो तुम्हें तो कोई भी वो इंसान बुरा लगता है जिससे मैं हंस के थोड़ा सा बात क्या कर लेती हूँ। कैसे पति हो, अपनी पत्नी की हंसी उसकी खुशी तुमसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। सुरभि देखो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, पर वो राजीव के साथ तुम्हारा पति हो ना, टिपिकल भारतीय पति। अपनी पत्नी को किसी और के साथ कैसे खुश देख सकते? अरे मेरी भी छोटी छोटी खुशी, छोटे छोटे गम हैं, किसके साथ बांटूं मैं? तुम मेरे पति सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हो, फिर 4:30 बजे वहीं से खेलने चले जाते हो, फिर अपने दोस्तों की महफिल की शान बढ़ाकर रात के 10 बजे घर लौट कर आते हो। डेली का रूटीन बन गया है ये तुम्हारा। बोलो, पूरे दिन क्या करूं मैं? किससे करूं अपने मन की बात? इन ईंट पत्थरों की दीवारों से, इस सोफे से, उस सोने पड़ी सेज से? बोलो, अपना जवाब दो। नहीं है ना जवाब। बस इसीलिए मैं राजीव से राजीव सुरभि, राजीव तुम्हारे गम बांटने नहीं, अरे तुम्हारे गमों का विज्ञापन पूरे शहर में बांटने आता है तुम्हारे पास। अरे वो तुमसे थोड़ी सी हमदर्दी, थोड़ी सी सिंपैथी जताकर तुम्हें बहका रहा है, अरे फांस रहा है वो तुम्हें अपने जाल में। Bravo, my beloved husband, bravo. What a wonderful remarks for your beloved wife. Mr. Ambaret, enough. मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अरे राजीव मेरा एक अच्छा दोस्त है, अगर उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताकर मुझे खुशी महसूस होती है तो इसमें गलती क्या है? मुझे बुरा लगता है कि मैं राजीव के साथ I will not tolerate any nuisance for the sake of your so-called happiness. You are tarnishing the image of this beautiful home for that stupid Rajiv Kapoor. सुरभि, मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? तुमने मुझे दिया ही क्या है? सिर्फ लानत, मलामत, एक पल को भी चैन नहीं आ रहा कहीं। आराम, सुख, चैन तो ख्वाब की बातें हो गई हमारी जिंदगी में। तुम जिसके बदले मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अरे दुनिया से बेखबर हो गया मैं सुरभि। क्या मिला अंत में मुझे? तुम भी तो वो ना रही सुरभि। मैं वो ना रही या तुम वो ना रहे जो कभी थे, जिसे मैंने हर तूफान का सहारा समझा, जो मुझे हर सैलाब का साहिल लगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक झूठ था, एक गहरा काला झूठ, जिस पर कल तक एक खूबसूरत पर्दा था, उठ गया आज वो पर्दा। तुम अपनी सुरभि पर कभी खुद से ज्यादा विश्वास करते थे, जो उसकी छोटी सी छोटी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते, आज उसकी खुशी से जलने लग गए। तो सुरभि, अगर तुम्हारी खुशी वो राजीव है तो हाँ मैं चलता हूँ राजीव से, पर वो मेरे घर कभी नहीं आएगा। आज के बाद वो मेरे घर कभी नहीं आएगा, बस। मिस्टर अंकल, ये सिर्फ आपका नहीं, ये मेरा भी अधिकार है। मैं भी देखती हूँ उसे आने से कौन रोकता है। पर सुरभि, मैं तुम्हारा
पापी हूँ। दूर करेगा, खत्म कर दूंगा उस शख्स को जो तुमको मुझसे छीनने की कोशिश भी करेगा। खत्म कर दो मुझे, तोड़ दो मेरा तिलिस्म जिसमें मैंने अब तुम्हें राजीव को कैद कर लिया। हाँ हाँ हाँ, मैं प्यार करने लगी हूँ राजीव से और जा रही हूँ उसके पास हमेशा हमेशा के लिए। रोक सकते हो तो रोक लो। सुनिए, अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। छोड़ दो मेरा रास्ता और भूल जाओ मुझे। मैं जा रही हूँ अपनी खुशी के पास, अपने राजीव के पास। सुनिए, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। याद रखो, तुम अगर मेरी नहीं तो उस आनंद की भी नहीं हो सकती। आनंद की भी नहीं हो सकती तुम। हाँ हाँ आनंद, अगर तुम मेरी नहीं तो उस आनंद की भी नहीं होगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। राजीव की जगह आनंद का नाम क्यों ले रहा है? हो सकता है सीन पर बात कर रहा हो। मान रहो, सीन देखो, नाटक का क्लाइमेक्स कहाँ पहुँचाते हैं हमारे अंबर जी। अंबर क्या? ओ बालक की बस तुम नहीं, तुम्हारी लाश जाएगी, सिर्फ तुम्हारी लाश जाएगी, लाश जाएगी, और तुम्हारे सब के कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमकी बात तुमसे प्यार करता हूँ। जिस हाल में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि प्रयागराज को उस महान शख्सियत जिनको हम याद करके ये प्ले उनको समर्पित किया है, डॉक्टर शैलेश सर ने और सुबोध सिंह ने, उस शख्सियत के बारे में मैं पिछले केवल 2 वर्षों से जानता हूँ। पिछली बार यहाँ प्ले हुआ था तो मैं यहाँ आया था और तारिक सर
तारिक सर से वही परिचय हुआ था, उसी प्ले में ही, और उन्होंने अपने जो सालाना पुरस्कार समारोह करते रहे हैं उसमें मुझको भी पुरस्कृत किया था उन्होंने। और चूंकि कलाकार हूँ और इन कलाकारों को आपने देखा कितना प्रभावशाली प्रदर्शन रहा इनका, मन के अंतर्द्वंद को इस कहानी में इतना अच्छा प्रस्तुत किया इस नाटक में कि जो एक जो अंतर्द्वंद होता है मनुष्य के अंदर, सबके अंदर दोहरी बातें चलती रहती हैं, कब कौन किस पर हावी हो जाए, मन करता है ये करूं लेकिन कर कुछ और जाता है आदमी, उसी की सुरभि की भूमिका में सुश्री सोनम सिंह परिहार, आनंद की भूमिका में देवेश सिंह, वो छोटी लड़की जिसको बड़ी बना दिया सोची है, अदिति, कृष्णा, समृद्धि गौर, अदिति, प्रज्ञा किसरा, रवि हमारे वरिष्ठ अभिनेता गुरविंदर सिंह, देवेंद्र श्रीवास्तव, परोक्ष रवींद्र, कृष्ण स्वरधारी जसना सुन रहे, संगीत परिकल्पना थी अतुल श्रीवास्तव, संचालन कर रहे थे आदित्य सिंह, मंच सामग्री और सज्जा हर्ष जायसवाल, शिवम जायसवाल, प्रज्ञा और रीना सिंह मंच पर आए हैं। रूप सज्जा हामिद अंसारी, हामिद भाई आइए। सामर्थ्य का सामर्थ्य देखना है तो सह निर्देशक शिवानंद शास्त्री। अब मैं अनुरोध करूँगा संगम सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था प्रयागराज सचिव और नाट्य परिकल्पक और निर्देशक श्री सुबोध सिंह को की बुलाए अपने विचारों के साथ दर्शकों का भी आभार ज्ञापन करें। श्री सुबोध सिंह आ जाइए, एक ग्रुप फोटो हो जाए आपकी भी, चले भी आप भी आ जाइए।